Dear student, first of all, I would like to introduce myself. I am Dr. S.P. Singh, MBBS, MD. I am practicing dermatologist residing at Pilibhit Bypass, Bareilly. So I am NEET educator, biology educator in SS Academy for NEET UG and PG. And this institute is located at Pilibhit Bypass, Bareilly. And there is an app named SS Academy for Pre-Medical. It is available on the Play Store for installation. Anyone can install it. It is totally free. And we are doing this teaching only for our interest and for the for the for the help of that students which could not bear any expense, the educational expense. So on previous lecture we discussed biological classification part 1, and today I will discuss biological classification part 2. As you know, NEET is a very tough competition and almost 25 lakhs students appear in the present scenario. So I have developed a method of study to get success in the NEET, and my method is known as C4RQT. First C means student, any aspirant should be oriented around centered around syllabus, NCERT textbook, and no effort to do PhD on any topic. सिलेबस के बाहर थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, यदि कोई टॉपिक क्लियर नहीं देखा है तो उसे क्लियर कर सकता है, लेकिन एक ही टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना, किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ना जैसे उसमें पीएचडी करनी हो, इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। इससे क्या होगा कि आपको खुद सिलेबस कवर नहीं होगा। वो टॉपिक जो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है उस समय में कोई और चीज़ आप पढ़ सकते थे। बहुत डिटेल में पढ़ने के बाद कुछ महीनों तक आपको याद रहेगा, इसके बाद वो भूल जाएगा। क्योंकि रिवीजन, अगर हम बहुत डिटेल में सारे टॉपिक पढ़ेंगे तो उनका रिवीजन नहीं हो पाएगा, रिवीजन नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएंगे, और इसलिए at the time of examination they will create confusion and there will be negative marking and there will not be selection. Second C is concept clear and question practice. कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है वो दिमाग में स्टे नहीं करती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती नहीं है। कुछ दिन तो याद रहेगी, यदि कंसेप्ट क्लियर करके आपने नहीं पढ़ा है तो कुछ दिन के लिए याद रह सकती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में वही चीज जाती है जिसकी कंसेप्ट क्लियर हो गई हो। और दूसरी बात, किसी भी चीज को समझने के लिए उसका लिंक करना बहुत जरूरी है। लिंक माने ट्रिक। जब हम कोई कंसेप्ट क्लियर करें तो पहले तो ये देखें कि हमें जो हमने पढ़ा है वो हमें याद हुआ भी है कि नहीं याद हुआ है, और यदि याद हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे जाएगा, कैसे हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। यदि तो रिलेटेड टॉपिक आपने पढ़े हैं तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई डिस्कवरी है, कई सारी डिस्कवरी हैं, एक से एक साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी, इस टॉपिक की डिस्कवरी इस समय में की, दूसरे ने इस समय में की, तीसरे ने इस समय में की, चौथे ने इस समय में की, तो क्या होता है वो कन्फ्यूजन हो जाता है किसने कौन सी डिस्कवरी की और कब की। तो इसमें कोई लिंक बना लेनी चाहिए जिससे कि वो चीज़ हम भूलिए नहीं और एक दूसरे में एंटर ना कर जाए, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो कंसेप्ट शुड बी क्लियर एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। यदि आपने केवल पढ़ाई की है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम की है, तो ये माना जाएगा कि आपकी 50% स्टडी हुई है। तो सिलेक्शन के लिए, जो सिलेक्शन या सक्सेस होने के लिए जो रीडिंग का कंट्रीब्यूशन है वो 50% है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% है। तो बगैर क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में कंसेप्ट चाहे आपने 10 बार पढ़ी हो, वो क्वेश्चन आप एग्जाम में कर नहीं पाएंगे और आपका गलत होगा। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी जरूरी है। थर्ड सी का मतलब है कंसाइज कंटेंट इन इजी रिटेनेबल फॉर्मेट। तो जो भी कंसेप्ट हो आपकी वो कैसी होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट जो है आपका स्टडी मटेरियल दैट शुड बी कंसाइज और इजी रिटेनेबल फॉर्म में होना चाहिए, जिसको रिटेन किया जा सके। बहुत लंबी लंबी स्टोरी इस फॉर्म में जो याद ही ना हो या रह ही ना पाए तो वो कंटेंट ही बेकार है। नो मोर एज रिक्वायर्ड, जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंटेंट बहुत डिटेल्ड भी नहीं होना चाहिए। नो लेस एज रिक्वायर्ड, और जितना चाहिए उससे कम भी नहीं होना चाहिए। सो फोर्थ सी का मतलब है कंप्लीट कवरेज ऑफ द सिलेबस एज पर वेटेज ऑफ चैप्टर्स। वैसे तो सभी सभी सारे ही चैप्टर्स की वेटेज है, कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकते। यदि आपने एक भी चैप्टर छोड़ दिया, उसमें 2 क्वेश्चन भी आ गए तो उसमें से 8
8 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। 8 मार्क्स कम होने का मतलब है आपके रैंक जो है वो 18,000 टू 16,000 नीचे आ जाएगी। अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपकी रैंक जो है वो 10,000 नीचे पहुंचती है। दूसरा, रिवीजन विद स्ट्रेटजी। रिवीजन विद स्ट्रेटजी और 10 टू 12 तक रिवीजन होने चाहिए। तो प्लान तरीके से रिवीजन करना है, इसकी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया और कितनी ही पढ़ाई की हो, कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो, तो आपका क्या होगा, लास्ट में कंफ्यूजन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि इस समय जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो 650, अब 650 से आप ऊपर 720 और 650 के बीच में जिसके मार्क्स होंगे, ये मान के चलो कि सिलेक्शन उसी का होना है, बाकी और लोगों का नहीं होना। और 500 क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम कितनी करें, लगभग 400 से 500 क्वेश्चन ही चैप्टर के होने चाहिए, और उतनी ही थोड़ा फास्ट भी होनी चाहिए। और टी फॉर टाइम टेबल विद पर डे टारगेट। आपको टारगेट बनाना है, टाइम टेबल होना चाहिए, मुझे इस दिन ये चीज़ पढ़नी है, एक बार टाइम टेबल फिक्स करो वही चलेगा। और पर डे आपको पर डे ये करना है कि आज मुझे इतना करनी है। पर डे का आपका एक टारगेट, एक लक्ष्य होना चाहिए। सो दिस इज मेथड ऑफ स्टडी, जो मैं समझता हूँ वो मैंने बताया, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने साल का। नाउ वी कम ऑन द ओरिजिनल टॉपिक। इन प्रीवियस लेक्चर we discussed what is biological classification. We discussed what is biological classification. We would not repeat definition because I have told. And what was its purpose? Types of biological classification. Biological classification. तो टाइप्स में हमने बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक तो अर्लीस्ट, जो किस पे था, इट वाज बेस्ड ऑन अर्लीस्ट और प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। इट वाज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिक, रोटी कपड़ा और मकान, किसे सेक्टर मिल रहा है, किसे फूड मिल रहा है, किसे फाइबर कपड़े मिल रहे हैं। दूसरा था आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन गिवन बाय एरिस्टोटल, कैरोलस लिनियस, बस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है कि केवल 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर we will consider, and equal importance is given for the reproductive characters and vegetative characters, and any phylogenetic relationship is not considered. So this is artificial classification. The earliest classification by non scientific and artificial classification में कुछ साइंस का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसकी मॉर्फोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो ये क्लासिफिकेशन कैसा है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। थर्ड हमने आपको बताया था कि नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है, almost all characters of plants, morphological characters including anatomy, physiology, cytochemistry were considered, as well as phylogenetic relation were considered. So from the time of Aristotle, 384 to 322 BC, up to the time of Carolus Linnaeus, 1707 to 1778 AD। इस पीरियड में जो भी क्लासिफिकेशन किए गए, तो ओनली 1 और 2 कैरेक्टर और ट्रेड वर कंसिडर्ड फॉर द क्लासिफिकेशन। देयर आफ्टर पीरियड ऑफ क्लासिकल टैक्सोनॉमी, thereafter period of classical taxonomy came, resulting into natural classification
and followed by phylogenetic classification. Phylogenetic or clade classification. Phylogenetic or clade classification. Phylogenetic classification को clade classification भी कहते हैं. नेक्स्ट है phenetic classification. Phenetic classification और numerical taxonomy. इसमें क्या है, ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स, उसकी एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, दे ऑल वर कंसिडर्ड. ऑलमोस्ट 100 कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स सब कंसिडर किए जाते हैं. और इसमें क्या है कि डाटा आर प्रिपेयर्ड, डाटा जो है वो प्रिपेयर्ड होते हैं. एंड दे आर एनालाइज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर से इसकी एनालिसिस होती है और सारे कैरेक्टर को एक एक कोड, एक एक नंबर दिया जाता है. तो जो कोड सबसे ज्यादा सिमिलर होते हैं तो उसको हम एक ग्रुप में रखते हैं, वन ग्रुप में रख देते हैं. अच्छा, पहले एक क्लासिफिकेशन है नेचुरल क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें. नेचुरल क्लासिफिकेशन, हमने बताया कि नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या था कि ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वर कंसिडर्ड, आर कंसिडर्ड, ऑल कैरेक्टर्स. जबकि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है उसमें 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वर कंसिडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन. दूसरा, नेचुरल कैरेक्टर में क्या है कि मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन, more importance is given for reproductive characters than vegetative characters, than vegetative characters. दूसरा, natural affinities. Natural affinities among organisms also considered in natural classification. And for natural affinities, और इसमें भी natural है तो natural affinities also considered. तो ये जो क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इट इज ऑफ 2 टाइप्स. वन इज नॉन फाइलोजेनेटिक, एंड अदर इज फाइलोजेनेटिक. तो नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का एग्जांपल क्या है? नॉन फाइलोजेनेटिक का एग्जांपल है क्लासिफिकेशन डन बाय जोसेफ डाल्टन हुकर, एंड जॉर्ज बेंथम. ये शॉर्ट में कहते हैं बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन. तो बेंथर्स एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन वाज नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक. क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथर्स एंड हुकर वाज नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक. इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा को डिवाइड किया. इन्होंने स्पर्मेटोफाइटा को डिवाइड किया 165 फैमिली ऑफ डाइकोटिलोडेनी, 165 फैमिली ऑफ डाइकोटिलोडेनी एंड 3 फैमिलीज ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड 34 फैमिलीज ऑफ मोनोकोटिलोडेनी. तो स्पर्मेटा का मतलब है सीडेड प्लांट. सीडेड प्लांट का मतलब है एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म.
तो इसमें 165 फैमिली डाइकॉट्स की बनाई, 3 फैमिली जिम्नोस्पर्म की बनाई और ये बनाई 34 फैमिली मोनोकॉट को डिवाइड किया इन्होंने प्लांट्स में। तो ये अगर हम इनकी फाइलोजेनी देखें, फाइलोजेनी में क्या है, फाइलोजेनी मीन्स होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, इसको कहते हैं फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले क्या बने, सबसे पहले हमारे बने जिम्नोस्पर्म। फाइलोजेनी देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म सबसे पहले आएगा, इसके बाद हमारे डाइकॉट बने, डाइकॉट से बने मोनोकॉट। ये सीक्वेंस होना चाहिए। लेकिन जो बेंथम एंड हुकर ने क्या किया कि स्पर्मेटोफाइटा को सबसे पहले डाइकॉट दिखा दिया, बीच में जिम्नोस्पर्म ले आए और लास्ट में मोनोकॉट। होना क्या चाहिए, फाइलोजेनेटिकली क्या होना चाहिए, जिम्नोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ डाइकॉट में और डाइकॉट का इवोल्यूशन हुआ मोनोकॉट में। तभी कहते हैं कि बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन was natural but it was non-phylogenetic. Now we come at नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन। द टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। कब दिया था, 1758 में। और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हीकल। कब दिया था इन्होंने, 1860 में। 1860 में। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय H.F. कोपेलैंड। किस टाइम दिया इन्होंने, 1956। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. व्हिटेकर। कब दिया था, 1969 में। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल वूच। कब दिया था इन्होंने, 1977। तो ये क्लासिफिकेशन है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एट प्रेजेंट। वो सब ओल्ड क्लासिफिकेशन थे जो अभी तक हमने आपको बताया। तो इसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं इसमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये थ्री किंगडम, और ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको हम जरा कंपेयर टेबल बनाते हैं इसकी। तो इट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। 1758 and three kingdom classification was given by Ernest Haeckel. 1860. Four kingdom classification was given by H.F. Copeland. 1956. Five kingdom classification was given by R.S. Whitaker. 1969.
अब सेकेंड पॉइंट, इसमें कौन कौन से क्लास किंगडम है, कितने किंगडम है? इसमें है किंगडम, तो कैरोलस लिनियस डिवाइडेड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अब अर्नेस्ट हीकल ने क्या किया, इसमें प्लांटी और एनिमेलिया में इन्होंने एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम था किंगडम प्रोटेस्टा। इसमें 3 किंगडम थे, प्लांटी, एनिमेलिया एंड प्रोटेस्टा। किंगडम प्लांटी में जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे ही, तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे वो भी थे, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोट्स हो। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स किसमें थे, प्लांटी में थे। इन्होंने यहाँ से ये निकाल के कहाँ रख दिए, प्रोटिस्टा में रख दिए, निकाल के कहाँ रखे, प्रोटिस्टा में। कहाँ से निकाले, किंगडम प्लांटी से निकाले। इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स प्लस यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ये रखे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट रखे प्रोटिस्टा में, नया किंगडम बनाया। अब इसके बाद क्या हुआ, एच एफ कोपेरन ने क्या देखा कि किंगडम प्लांटी को प्लांटी रखा, एनिमेलिया को एनिमेलिया रखा और प्रोटिस्टा को रहने दिया। इन्होंने क्या किया कि जिस प्रोटिस्टा में हमारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे इसमें और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, इन्होंने क्या किया, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक को निकाल दिया यहाँ से, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को निकाल के एक नया किंगडम बना दिया, उसका नाम था मोनेरा। मोनेरा अब इस समय तक मोनेरा है। अब मोनेरा में ये प्रोटिस्टा में कौन से रह गए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और मोनेरा में क्या आ गए, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, ये मोनेरा में आ गए। आर एच बीटाकर जी ने क्या किया 1969 में, किंगडम प्लांटी रखा, किंगडम एनिमेलिया रखा। अच्छा, दूसरा एक काम और किया ये प्रोटिस्टा में जो एच एफ कोपेरेंट थे, इन्होंने क्या किया, नहीं सॉरी, ये जो अर्नेस्ट हीकल थे, इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा में जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, चाहे वो प्रोटोजोन हो, तो प्रोटोजोन भी ले आए। ये प्रोटोजोन पहले कहाँ थे, किंगडम एनियम में थे, किंगडम एनिमेलिया में थे प्रोटोजोन्स। तो इसमें क्या आ गए, प्रोटिस्टा में ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक, और प्लस प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स भी कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ये पहले कहाँ थे, एनिमल किंगडम में थे। अब हम आर एस बीटाकर पे आते हैं, इन्होंने किंगडम प्लांटी रखा और एनिमेलिया रखा, एनिमेलिया रखा, किंगडम प्रोटिस्टा रखा। जैसा कि प्रोटिस्टा किसने दिया है, अर्नेस्ट हीकल ने। किंगडम मोनेरा किसने दिया है, एसएफ कोपेरैंड ने। ये क्वेश्चन आएगा कि पेयर करने के लिए आएगा नेम ऑफ साइंटिस्ट, इधर आएगा किंगडम जिसने भी इंट्रोड्यूस किया हो। तो याद रखने की बात है कि प्रोटिस्टा वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हीकल एंड फाइलम मोनेरा वाज गिवन बाय एचएफ कोपेरैंड। एंड आरएच बीटाकर ने ये मोनेरा के बाद इसमें प्लांटी था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्लासिफिकेशन में पहला किंगडम प्लांटी था, फिर एनिमेलिया था, फिर प्रोटिस्टा था, मोनेरा। इन्होंने क्या किया, जो फाइलम जो किंगडम प्लांटी में जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स थे उनके साथ में ही हेटरोट्रॉफिक फंगाई थे, तो उन्होंने हेटरोट्रॉफिक फंगाई को निकाल लिया। कहाँ से निकाला, इन्होंने निकाल लिया किंगडम प्लांटी से, किंगडम प्लांटी से निकाल के लाइए, किसको लाए, फंगाई को। तो इन्होंने फंगाई को ऐड कर दिया, फंगाई का अलग किंगडम बना दिया। कारण क्या था, ये हेटरोट्रॉफिक थे, किसके साथ हो गए थे, ये
ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स के साथ मिले हुए थे। और इनकी जो सेल वाल है वो सेल्यूलोजिक थी और इनकी सेल वाल कैसी है, काइटिनस है। तो दो मेजर डिफरेंस थे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको कंसीडर करते हुए आर एस व्हिटेकर ने एक नया फाइलम फंजाई ऐड किया। तो ये हमारे हो गए किंगडम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये इनका नाउ वी स्टडी इन सम डिटेल। तो स्टडी में हमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है प्लस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय two kingdom system of classification given by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus born in 1707 and he died in 1778, and he is known father of taxonomy. Whether it is a plant taxonomy or it is animal taxonomy. Father of binomial system of nomenclature. He wrote two books, SN and SP. Systema Species Naturalis for Species Naturalis for animals and Systema Plantum, Systema Plantarum for plant. तो ये बुक लिखी गई थी हमारी प्लांट की 1753 में, और ये बुक लिखी गई थी 1758 में। ठीक है सर। तो ये हमारे कैरोलस लिनियस थे जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया, और इन्होंने कितने किंगडम बनाए, इसमें दो किंगडम बनाए, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। क्या किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। All the organisms were divided into two kingdoms, Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. On the basis of और भी क्राइटेरिया थे, लेकिन ये मेन क्राइटेरिया था इनका, जो सोल क्राइटेरिया था। अगर सोल क्राइटेरिया पूछा जाए तो यही था। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, ये हो गया। तो बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, फोर बेसिस थे। पहले तो लोकोमोशन देखा इन्होंने। अगर लोकोमोशन है एनिमेलिया प्लांटी, अगर लोकोमोशन है किसी में तो इसको रखा जाएगा एनिमेलिया में, प्लांटी में नहीं रखा जाएगा। नंबर दो, सेल वाल। यदि सेल वाल प्रेजेंट है तो इट will be kept in kingdom plantae, not in animals. It is plant character. Number third, सेल वाल। अगर सेल वाल है तो ये किंगडम प्लांटी में रखा जाएगा, नहीं तो एनिमेलिया में रखा जाएगा। और
response to stimuli. Response to stimuli is faster, very fast in Animalia. It is absent or very slow in kingdom Plantae. Number 4, photosynthesis. Photosynthesis. अगर फोटोसिंथेसिस होती है तो इट इज ए प्लांट करेक्टर, नहीं होती है तो एनिमल करेक्टर। मगर ये जो सोल करेक्टर है, मेन करेक्टर है, वो सेल बाल है। सेल बाल की प्रेजेंस में उसने रखा है। So these are the basis on which किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में ऑर्गेनिज्म को रखा। अब हम देखते हैं किंगडम प्लांटी में इन्होंने क्या रखा और किंगडम एनिमेलिया में क्या रखा। तो किंगडम प्लांटी में जो हम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जो कैरोलिस लिनियस ने दिया था 1758 में, इसमें रखा यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, जो आजकल मोनेरा में होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और बिल्यूग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया सब रखे थे, जो आजकल मोनेरा में। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, इसमें क्या रखा इन्होंने, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूनिसेलुलर के डाइएटम्स, सिलिम मोड्स। सिलाइम मोड्स को हम एबरेंट फंजाई या फाल्स फंजाई भी कहते हैं। एबरेंट फंजाई या फाल्स फंजाई भी कहते हैं। यूग्लिनोइड्स, फिर मल्टीसेलुलर। अच्छा, इसी में इन्होंने रखा फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। इसमें क्या रखा, हमारे जो प्लांट्स हैं वो एल्गी, चाहे वो हमारे कैसे भी हो, यूनिसेलुलर हो मल्टीसेलुलर हो, इनमें इसमें रखा मल्टीसेलुलर। और ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स में जैसे मॉसिस हैं, लिवर बर्ड्स हैं, टेरिडोफाइट्स, इसको हम नॉर्मली फंस कहते हैं, फंस। और जिम्नोस्पर्म, इनको हम क्या बोलेंगे, कोनिफर्स कहते हैं, कोनिफर्स। और एंजियोस्पर्म, एनिमल में क्या रखा, यूनिसेलुलर में जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये सब पहले जो आजकल ये प्रोटिस्टा में रखे गए हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ये अभी तो प्रोटिस्टा में है, लेकिन ये टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन था उस समय ये एनिमल में थे। तो जो प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया, हीकल ने दिया, अर्नेस्ट हीकल।
तो अर्नेस्ट हीकर किंगडम एनिमेलिया से ये उठा के ले आए किसमें, प्रोटिस्टा में। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और मल्टी सीरीज में वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स लोअर एंड हायर। ठीक, ये सब हो गए हमारे। तो आप देख रहे हैं, अच्छा कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल भी थे इसमें। क्या थे कंट्रोवर्शियल? कुछ कंट्रोवर्शियल, कौन कौन से कंट्रोवर्शियल थे? जैसे हमारा इवलीना, जैसे हमारे स्पॉन्जिस, और इवलीना स्पॉन्जिस सिलिम मोड्स, सिलिम सिलिम मोड्स, बैक्टीरिया और क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास ये कंट्रोवर्शियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें प्लांट के करेक्टर भी थे और इसमें एनिमल के करेक्टर भी थे, इसलिए ये कंट्रोवर्शियल में आए। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे कंट्रोवर्शियल थे। दूसरी चीज अगर हम इसमें देखें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो किंगडम प्लांटी में हमारे क्या क्या रखे गए? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक रखे गए। क्या रखे गए? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो देयर वाज नो डिमार्केशन ऑफ यूनिसेलुलर, देयर वाज नो डिमार्केशन ऑफ प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी दोनों एक ही किंगडम प्लांटी में रखे गए, जबकि एक प्रोकैरियोटिक थे दूसरे यूकैरियोटिक थे। तो ये डिसएडवांटेज है, ये ड्रॉबैक है उसका। दूसरा कि यूनिसेलर और मल्टीसेलर ये भी एक साथ रखे गए, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं किया गया। तो ये दूसरा कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनिज्म थे जो इसमें प्लांट और एनिमल के करेक्टर थे, तो उनको भी कहाँ रखा? प्लांट में रख दिया। इवलिना को प्लांट में रख दिया, ठीक है, सिलेमोड्स को प्लांट में रख दिया, बैक्टीरिया को प्लांट में रख दिया, क्लेमाइडोमोनास को, यूनिसेलर एल्गी को प्लांट में रख दिया। तो ये कुछ ड्रॉबैक है। तो हम जो अब कंट्रोवर्शियल है थोड़ा उनके बारे में देखते हैं। जैसे हमारा ये यूग्लिना है, तो यूग्लिना में क्या है कि मेनी स्पेसीज ऑफ यूग्लिना, जिसे हम यूग्लिनोइड बोलते हैं, क्या होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है प्लस पैरेनोइड होता है। क्लोरोफिल एंड पैरेनोइड होता है, तो ये किसका करेक्टर है? प्लांट का है। और ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरा, अब एनिमल करेक्टर इसमें क्या है? इसमें भिप लाइक एक फ्लैजिला होता है फॉर लोकोमोशन के लिए, जिससे एनिमल करेक्टर एक माउथ होता है, दूसरा कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, और पावर ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ बॉडी दैट इज चेंजिंग फॉर्म, ये अपनी अपनी बॉडी के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। और यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होती, लैक ऑफ सेल वॉल। तो लैक ऑफ सेल वॉल इज एनिमल करेक्टर। तो होता क्या है? सेल वॉल की जगह पे एक बहुत ही सॉफ्ट पेलिकल होती है, तो जिलेटिनस पेलिकल होती है सेल वॉल की जगह पे यूग्लिना में। दूसरा ये कि ये इनमें एक खास बात है, जब इनको लाइट में रखते हैं तो जो क्लोरोफिल है उसकी हेल्प लेके, लाइट की हेल्प लेके ये अपना फूड तैयार कर लेते हैं, तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। देन दे आर प्रेजेंट इन डार्क। लेकिन जब ये लाइट में होते हैं तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जब ये लाइट में चले जाते हैं तो इनका क्लोरोफिल डिसअपियर हो जाता है, और ये कैसे हो जाते हैं? ये हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं। यानी ये अपनी बॉडी सरफेस से अमीनो एसिड एब्जॉर्ब अमीनो एसिड फ्रॉम बॉडी सरफेस, एब्जॉर्ब अमीनो एसिड एंड मिनरल्स फ्रॉम द बॉडी सरफेस, और ये कैसे हो जाते हैं? मिक्सोट्रॉपिक। इसलिए इनके जो न्यूट्रिशन है उसको मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं। वेन केप्ट इन डार्क, तो ये यूग्लिना है जिसमें दोनों के करेक्टर पाए जाते हैं, एनिमल और उसके, एनिमल के भी और प्लांट के भी। दूसरा हमारा है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी है। इसमें क्या है? प्लांट का करेक्टर है कंटेंस क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास ग्रीन यूनिसेलुलर एल्गी है, कंटेंस क्लोरोप्लास्ट एंड इट इज ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक। ये तो इसका प्लांट का करेक्टर है। एनिमल करेक्टर क्या हुआ? इसकी शेप जो है वो फिक्स्ड होती है, फिक्स शेप। प्लांट की शेप फिक्स नहीं होती, कहीं से भी ब्रांच उगाती कोई भी शेप बन जाती है, लेकिन एनिमल्स की शेप यूजली फिक्स होती है। दो हाथ अगर दो रहेंगे तीसरा हाथ नहीं बनेगा। और मोटाइल, ये मोटाइल भी होते हैं। और इनमें एक फोटोसेंसिटिव ऑर्गेनल पाया जाता है जो
फोटो फोटो सेंसिटिव ऑर्गेनेल क्या करता है, लाइट के लिए ये रेस्पॉन्स करते हैं। स्लिम मोड्स में क्या होता है, स्लिम मोड्स में क्या है, इनमें सेल वॉल होती है। कब होती है, रिप्रोडक्टिव फेज में। लेकिन वेजिटेटिव फेज में ये सेल वॉल फिनिश हो जाती है। इसके अलावा ये क्रीप कर सकते हैं, दे कैन क्रीप एंड दे इंजेस्ट पार्टिकुलेट मैटर इन द वेजिटेटिव फॉर्म। तो ये कौन सा हो गया, एनिमल करेक्टर हो गया। लैक ऑफ सेल वॉल इन वेजिटेटिव करेक्टर, दे कैन क्रीप एंड दे इंजेस्ट पार्टिकुलेट मैटर, ये क्या हो गया, एनिमल करेक्टर हो गया। इसलिए इनको किंगडम प्लांटी में रखा गया है, यूलिना को भी किंगडम प्लांटी में रखा गया है। स्पॉन्जेस क्या है, एनिमल करेक्टर क्या है स्पॉन्जेस में, कि फिक्स्ड एंड ब्रांच्ड irregular response to stimuli very slowly due to lack of sensory organs and nervous system। ये हमारे स्पॉन्जेस के प्लांट लाइक करेक्टर हैं। और एनिमल लाइक करेक्टर क्या है, ये होलोजोइक, इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हमारे स्पॉन्जेस में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज होलोजोइक एंड ये एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजिनस बेस्ड प्रोडक्ट। सो दिस इज एनिमल कैरेक्टर। बैक्टीरिया में क्या है कि बैक्टीरिया में बहुत से बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये कैसा करेक्टर है, ऑटोट्रॉफिज्म, दिस इज ए प्लांट लाइक करेक्टर। और इनमें जो सेल वॉल भी होती है, although वो दिस इज नॉट सेलुलोजिक, दिस इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ये प्लांट करेक्टर है बैक्टीरिया का। और क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं इसलिए इसमें कोई भी माइटोटिक और म्यूटिक एपरेटस नहीं होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन से होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसडक्शन है, ये जो सेक्सुअल मेथड नहीं है बल्कि सेक्सुअल मेथड की तरह होता है, ये ऐसे बुक में लिखा हुआ है बैक्टीरिया में। और इसमें एनिमल कैरेक्टर क्या होता है, दे हैव फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। फिर नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई में कोई प्लांट लाइक करेक्टर नहीं है, सेल वाल है वो काइटिनस है, सेलुलोजिक नहीं है और ये हेटरोट्रॉफिक है, इसीलिए इनका एक अलग किंगडम होना चाहिए, लेकिन इनको काय में रखा है, प्लांट किंगडम में रखा, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो ये डेमेरिट क्या है, डेमेरिट यही हुई है कि डीमेरिट ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। एक तो जो हमारी यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर सेम प्लेस पे रखा गया है, सेम किंगडम प्लांटी में रखा गया है। दूसरा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेम प्लेस पे रखा गया है। तीसरा नो प्लेस, तीसरा फॉर वायरसेस, बिरियाड्स, लाइकेन्स, माइकोरहिजा। और ये जो प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम, ये तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं सुलझी है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी कोई भी प्लेस नहीं है दे रखा हुआ इन चीजों के लिए। तो पता है आपको ये वायरसेस क्या होते हैं, जानते हैं सब, न्यूक्लियर प्रोटीन होता है। बिरियाड्स क्या है, वायरस लाइक होते हैं, इनमें केवल न्यूक्लिक एसिड होता है और कोई भी प्रोटीन नहीं होती। और जो प्रियॉन्स हैं, प्रियॉन्स में क्या है, केवल प्रोटीन के जो इन्फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, बीच में भी पैथोलॉजिकल और नो न्यूक्लिक एसिड। लाइकेंस क्या है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंजाई। माइकोराइजा का है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स ऑफ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। इनके लिए कोई प्लेस नहीं दे रखा है। दूसरा यह है कि इसमें डिसएडवांटेज की मेनी ऑर्गेनिज्म could not could not found any place in this kingdom।
Many organisms could not find many place in the kingdom. और क्या एडवांटेज है? Some controversial organisms are placed in kingdom plenty, like यूग्लिना जो हमने पहले बताए थे। ठीक है, तो this classification was valuable और ठीक था अपने समय के अनुसार, लेकिन एक्चुअल में आज हम देखें तो ये 267 years old हो चुका है, and it was used for a long time. What ये 267 years old classification was inadequate if we see in present time, and so it was discarded. But it was used for a long time. It was used for a long time. Now, five kingdom classification. Five kingdom classification was given by laptop पर पकड़ने लगता है. So five kingdom classification was given by R.S. Whitaker in 1969. कौन कौन से इसमें किंगडम? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम ही होंगे. किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम मिनोरा है, और जो नया किंगडम जो उन्होंने बनाया था, R.S. Whitaker ने डेवलप किया था, वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें कौन से किस क्लास में क्या रखा गया है, पहले ये देखेंगे. तो किंगडम मोनेरा में क्या रखा गया है? ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स रखे गए हैं. ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स इन किंगडम मोनेरा. इसमें आर्ची बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, रिकेट्सी है, एक्टिनोमाइसीट्स एंड माइकोप्लाज्मा. तो क्या हो गया किंगडम मोनेरा में? ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, आर्की बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, दैट इज नोन एज यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज वीजीए, रिकेट्सिया एंड एक्टिनोमाइसीट्स. एक्टिनोमाइसीट्स ये जो बैक्टीरिया के टाइप होते हैं किस लायक होते हैं? फंगस लायक होते हैं. ब्रांचिंग होती है इनमें, ब्रांच. दे आर एक्टिनोमाइसीट्स, एक्चुअली दे आर एंड माइकोप्लाज्मा. किंगडम प्रोटिस्टा में क्या हुआ? ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, डाई एटम्स हैं, यूलियनोइड्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं, और स्लाइम मोल्ड्स को हम फास्ट फंजाई भी कहते हैं. स्लाइम मोल्ड्स को फास्ट फंजाई या रेवरेंट फंजाई कहते हैं. और प्रोटोजोन्स, ये प्रोटोजोन्स पहले कहाँ थे? ये एनिमल किंगडम में हुआ करते थे. किंगडम फंजाई में टू फंजाई होते हैं. किंगडम प्लांटी में क्या हुआ? मल्टी सेलुलर एल्गी है, ब्रायोफाइट्स जैसे मॉसिस और लिबारबर्ड्स, एंड टेरिडोफाइट्स जैसे फर्न कहेंगे हम, और जिम्नोस्पर्म जैसे कोनिफर्स कहेंगे, एंजियोस्पर्म फ्लोरिंग प्लांट हैं. और किंगडम एनिमेलिया में क्या है? किंगडम एनिमेलिया में जो अब बाकी बचे हैं यूनिसेलुलर निकाल दीजिए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को निकाल के बाकी सब किंगडम एनिमेलिया में है. जितने भी फाइलम हैं, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ये सब किंगडम एनिमेलिया में है. नाउ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. इसके बेसिस क्या है? तो बेसिस भी पांच हैं. कौन सी बेसिस हैं? नंबर एक, सेल स्ट्रक्चर, यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, वेदर इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. दूसरा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल और सेक्सुअल. नंबर थर्ड, फाइलोजेनेटिक
जेनेटिक रिलेशंस। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशंस की जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ से मिलेगी? फाइलोजेनेटिक की इन्फॉर्मेशन तो हमें फॉसिल से मिलती है, विच इज इनकम्प्लीट एंड लाइकली रिमेन इनकम्प्लीट। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे हम अचीव करते हैं? मॉर्फोलॉजी है, साइटोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है और फिजियोलॉजी, इनके द्वारा भी करेक्ट क्लासिफिकेशन करने के लिए हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप निकालते हैं फॉसिल्स के अलावा। नंबर 4, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक है, यह हमारा ऑटोट्रॉफिक भी दो टाइप का होगा, एक तो फोटोसिंथेटिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक, या हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में भी सैप्रोफाइटिक, में भी पैरासिटिक, में भी होलोजोइक। तो ये हमारे 4 क्राइटेरिया हुए। 5वां क्राइटेरिया क्या है? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो दिस इज 5 क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसको हम देख लेंगे मोडेरा में कैसा है। हमारी जो सेल वाल है, टाइप ऑफ सेल वाल कैसी? टाइप ऑफ सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक, बाकी सब में यूकैरियोटिक है। सेल वाल हमारी मोनेरा में कैसे मिलती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलती है। पेप्टिडोग्लाइकेंस प्रोटिस्टा में होती है तो कैसी होती है? सेलुलोजिक होती है। फंजाई में काइटिनस होती है। और प्लांटी में क्या है? प्लांट में सेलुलोजिक सेल वाल होती है। एनिमेलिया में सेल वाल होती ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम देखेंगे जहां जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही क्या, जितने मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हैं वो भी नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स में। और राइबोसोम भी 70 टाइप का होगा और इसमें 80 टाइप्स के होंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमारी मोनेरा में सेलुलर होती है और प्रोटिस्टा में सेलुलर होती है। फंजाई में सबसे पहले मल्टी सेलुलरिटी आई है। तो फंजाई में मल्टी सेलुलर या लूज कनेक्टेड टिश्यू, लूज टिश्यू होता है। प्लांट्स में क्या होगा? टिश्यू या ऑर्गन बन जाएंगे, ऑर्गन भी बन जाते हैं प्लांट में। और एनिमल में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तीनों बनते हैं। अब हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक होता है। मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक प्लस कीमोसिंथेटिक होता है। और हेटरोट्रॉफिक में सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक होता है। तो जो कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो केवल और केवल मोनेरा में होता है और किसी में नहीं होता है। इसे याद रखने की जरूरत है। अगर हम देखेंगे प्रोटेस्टा तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन इसमें वही फोटोसिंथेटिक होता है केवल। और हेटरोट्रॉफिक में सैप्रोफाइट और पैरासिटिक होता है। हम देखेंगे अगर फंजाई में, तो फंजाई केवल और केवल हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं। ये एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ एंजाइम्स निकालते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और इसके बाद ये इसको एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। सैप्रोफाइटिक होते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। प्लांट्स में क्या है? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं प्लांट। एनिमल्स में क्या हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ये इंजेस्ट करते हैं फूड पार्टिकल्स को, इसे कहते हैं होलोजोक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, दूसरे के साथ भी रह सकते हैं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर पूछा जाए कि जो सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल ये किस किस में होती है, किस किस किंगडम में होती है? तो मोनेरा में कैसी होगी? मोनेरा में सेल वॉल कैसी होगी? पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकन यानी पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से मिली होगी। ये तो मोनेरा में हो गया। प्रोटिस्टा में कैसी होगी? सेलुलोजिक होगी अगर होगी तो।
सेलुलोजिक भी होती है, ना सेलुलोजिक भी होती है। सेल बाल, सेलुलोजिक सेल बाल की बात चल रही है। प्लांट्स में कैसी होगी? सेलुलोजिक होगी। फंगस में कैसी होगी? किंगडम फंजाई में कैसी होगी? काइटिनस होगी। काइटिन किससे मिलकर बना होता है? काइटिन बना होता है नैग प्लस नैम से। नैग का मतलब है नॉर्मल एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और ये नॉर्मल एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इससे बनता है काइटिन। बहुत ही रेसिस्टेंट होता है, जितने भी फंजाई होते हैं। काइटिन रेसिस्टेंट फॉर पोलूटेंट्स। 1 2 3 4 किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया, तो एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होगी, सेल वॉल ही नहीं होती है। तो सेलुलोजिक सेल वॉल कितने में हो गई? सेलुलोजिक सेल वॉल कितने में हो गई? प्रोटिस्टा प्लांट 2 में हो गई। कितने में हो गई? 2 में हो गई। दूसरा क्वेश्चन है नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल कितने में होगी? नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल ये कितने में होगी? अब नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल ये तो मोनेरा में हो गई, ठीक है। दूसरा फंगाई में हो गई, तो 2 में हो गई, एनिमल में होती नहीं है। तीसरा ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिज्म कितने में मिलती है? हमारा देखो मोनेरा में ऑटोट्रॉफिज्म मिलती है, और मोनेरा में तो कीमो ऑटोट्रॉफिज्म मिलती है, जो उसके लिए यूनिक होती है, एक्सक्लूसिव होती है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिज्म मोनेरा में हो गई। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिज्म मिलेगी, लेकिन ये केवल फोटोसिंथेटिक होती है, और इसमें क्या है? फोटोसिंथेटिक प्लस कीमोसिंथेटिक होगी। फंजाई में क्या है? हेटरोट्रॉफिक मिलेगा, नहीं होगा। और किंगडम प्लांटी में क्या है? ऑटोट्रॉफिक मिलेगा। तो मोनेरा में मिलेगा, प्रोटिस्टा में मिलेगा, फंजाई को छोड़ के किंगडम प्लांटी में मिलेगा, और किंगडम एनिमेलिया में नहीं मिलेगा। तो कितने में होगी ऑटोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक कितने में मिलेगी? मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी। आंसर क्या होगा? 3। नंबर 4 प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कितने किंगडम में होते हैं? केवल एक मोनेरा में होते हैं। कीमो, कीमो ऑटोट्रॉफिज्म, ऑटोट्रॉफिज्म ये कितने में मिलेगी? केवल और केवल एक किंगडम में मिलेगी, जिसका नाम है मोनेरा, ठीक है। केवल केवल एक किंगडम में मिलेगी, जिसका नाम है मोनेरा। और अगर पूछा जाए ग्रेड के बारे में, पूछ लेते हैं। सेलुलर ग्रेड कितने में मिलेगा? सेलुलर बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने में मिलेगी? सेलुलर कितने में मिलेगी? मोनेरा में मिलेगी। मोनेरा प्लस प्रोटेस्टा कितने हो गए? 2। मल्टी सेलुलर कितने में मिलेगा? मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कितने में मिलेगी? फंगाई में मिलेगी। किसमें मिलेगी? प्लांट में मिलेगी, और एनिमल में मिलेगी, एनिमेलिया। आंसर कितना होगा? 3। फर्स्ट टाइम मल्टी सेलुलरिटी, मल्टी सेलुलरिटी फर्स्ट appeared in, फर्स्ट appeared in, आंसर क्या हुआ? फंगाई, फंगाई में होगी। और क्वेश्चन, ये भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तो मल्टी सेलुलरिटी के ऊपर हो गया।
ऑर्गन ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कितने में मिलेगा? प्लांट प्लस एनिमेलिया में, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया में मिलेगा। ठीक है। और ऑर्गेन सिस्टम अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें मिलेगा? भाई आपका मोनेरा में क्या होगा? सेल्यूलर। प्रोटिस्टा में क्या होगा? सेल्यूलर। फंजाई में क्या होगा? मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर और लूज टिश्यू होता है। ठीक है ना। प्लांटी में क्या मिलेगा? टिश्यू प्लस ऑर्गन, सिस्टम नहीं बनता। और एनिमेलिया में क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम, ये होगा एनिमेलिया। तो बहुत अच्छे टीचर हैं अन अकेडमी के, उनके अनुसार इसका आंसर कितना था? 2, लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर है 1। इसका आंसर है 1। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल एनिमल में मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। Now sixth kingdom classification. Sixth kingdom classification was given by कार्ल बूच। कार्ल बूच कब दी थी? 1977 में। इन्होंने क्या किया कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन को 3 डोमेन में रखा। 3 डोमेन। कौन कौन से डोमेन थे? कौन कौन से डोमेन थे 3? एक था आर्किया, और था एक बैक्टीरिया, और ये क्या था? यूकारिया। यूकैरिया यूकैरिया इसको कहीं कहीं प्रोकैरिया भी कह देते हैं। प्रोकैरिया और इसको आर्किया। तो 3 डोमेन, आर्किया, बैक्टीरिया या प्रोकैरिया और यूकैरिया। अब इनने क्या किया कि 6 किंगडम बनाया इसकी। आर्किया में किंगडम बनाया आर्की बैक्टीरिया। इसमें क्या बनाया? बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ठीक। यूकारिया में क्या बनाया? जो बाकी 5 किंगडम पहले थे वो रह गए, जैसे प्लांटी, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और किंगडम फंजाई। हम देख रहे हैं इसमें मोनेरा गायब हो गया। तो मोनेरा को क्या किया? एक्चुअल में ये किंगडम आर्की बैक्टीरिया में रख दिया और यू बैक्टीरिया में रख दिया। तो एक्चुअल में ये हमारा पुराना किंगडम था, जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें ये कहा था मोनेरा। तो मोनेरा एक्चुअली was broken into 2 domain, archaea and bacteria, and 2 kingdom. Kingdom Monera was broken into 2 kingdom in 6 kingdom classification system. Kingdom Archaebacteria and Kingdom Eubacteria. इसमें इसको ब्रेक कर दिया गया और मोनेरा को गायब कर दिया गया। So this is all about biological classification part 2. In part 3 we will discuss Kingdom Monera. In part 4 we will discuss Kingdom Protista, and in part 5 we will discuss kingdom fungi, and part 6 we will discuss all other questions, and part 7 we will discuss questions on biological classification. So thank you all of you for listening this lecture.